तो इस तरह से जो स्ट्रेट वायर है ना, सीधे तार वाले जो खास खास केसेस हैं, ये मैंने बता दिए। सभी क्वेश्चन इनके बेस पे सॉल्व। अब इन पे बेस क्या, स्मिथ लंबाई का तार बेसिक तो वही था, sin सारे उससे बनाए मैंने। तो याद रखने के हिसाब से सीमित वाला याद रख लो, अर्धअनंत वाला याद रखो, अनंत वाला याद रखो। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सभी क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल वगैरह के हैं, एग्जाम वाले, सब सोल्व हो जाते हैं। जैसे बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हमें, दो तार है, लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला, अनंत लंबाई का तार माना जाएगा। तो ये 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 5 दूरी है, ये 5 है, ये भी 5 है बिंदु पी पर। तो इस तार से दूरी 5, इससे भी दूरी हो जाएगी 10। अब बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड याद करना ना, परिणामी मैग्नेटिक फील्ड तो सदिश राशि है, सदिशों को हल करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो परिमाण मिल जाएगा, दिशा के बारे में जानना पड़ेगा ना पहले मुझे। तार एक के कारण से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखी जाए, धारा की दिशा में अंगूठा रखा, कौन सा नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। एक निश्चित बिंदु पर फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठा रखा, धारा की दिशा में, हथेली को किया ओपन, किधर की ओर, प्रेक्षण बिंदु की ओर, हथेली का लंब किधर, अंदर। तो ये क्रॉस वाला हो जाएगा B1। इसी तरह से अंगूठा धारा की दिशा में, हथेली को ओपन, हथेली का लंब फील्ड की दिशा, तो क्रॉस वाला आ गया B2। तो B1 B2 दोनों समान दिशा में है, इसलिए दोनों के परिमाणों को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि इसका फील्ड का परिमाण अलग से ज्ञात कीजिए आप, इसका फील्ड का परिमाण ज्ञात की, दोनों को प्लस कर दो। अब परिमाण कहां से लाएंगे, अनंत लंबाई का तार का फॉर्मूला लगेगा, μ0 I/2πd और प्लस μ0 I/2πd, दोनों मान रखना मुझे। तो B1 प्लस B2 किया, μ0 I/2π, एक का I 5 था, दूरी 10 थी, दूसरे का 10 था, दूरी 5 थी। ये तो था धारा 5 तो दूरी 10, धारा 10 इसमें दूरी 5 है, ऐसा कह सकते हैं। सॉल्व किया, μ0/2π तो कॉमन आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार, ये इससे कैंसिल हो गया 2 बार, 1/2, 2/1, 2 आधा 2.5 हो गया, मतलब 5/2 हो गया। तो 5/4 बचेगा फाइनली, क्योंकि 5/2 तो ये हो गया, तो 5/4। क्रॉस क्यों, क्योंकि दोनों की दिशा अंदर की ओर थी, क्रॉस क्रॉस, तो क्रॉस आएगा फाइनल रिजल्ट। तार 1 से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है। मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 भी होना चाहिए। सदिश मतलब जो फील्ड होता है, सदिश राशि है, 0 तब होगा जब दो राशियां, दो फील्ड होंगे जिनका परिमाण समान और दिशा विपरीत होगा। तो दिशा विपरीत होना जरूरी है। तो पहला काम दिशा विपरीत, कौन से रीजन में, क्योंकि 0 फील्ड यहां पर है या यहां पर है, यहां पर है, कहां पर चेक करना पड़ेगा हमें। तो 3 अलग अलग हिस्से हो गए, जैसे मैंने बोल दिया कि ये P वाला हिस्सा है, ये Q वाला हिस्सा है और ये R वाला हिस्सा है। तो PQR में से कौन से हिस्से में 0 होना चाहिए वो तो पता लगाना पड़ेगा ना पहले। तो पहले पता लगाने के लिए दिशा विपरीत कहां है चेक करूं मैं। इसके कारण दिशा यहां पर क्रॉस, इसके कारण दिशा क्रॉस, चेक कर लिया इस तरह से, अंगूठा दाएं दिशा में क्रॉस क्रॉस। तो 1 के कारण भी फील्ड क्रॉस वाला ही है और 2 वाला भी क्रॉस वाला ही है। ऐसे ही P वाले रीजन में देखिए आप, धारा 1 से डॉट वाला, धारा 2 से भी डॉट वाला, दोनों से डॉट वाला ही आ रहा है, इसलिए यहां भी डॉट B1 है और डॉट ही B2 है। तो न तो P में न R में मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो दोनों तारों का फील्ड ऐड ही हो रहा है। यहां भी दोनों का जुड़ेगा, वहां भी दोनों का जुड़ेगा, कैंसिल नहीं होगा, 0 नहीं मिलेगा। तो फिर जो 0 मिलेगा वो कहां मिलेगा, इस बीच वाले भाग में कहीं मिलेगा। तो किससे पूछा है, 1 से दूरी पूछा है। मान लिया हमने कि यहां से दूरी x पर फील्ड 0 है, तो फिर ये दूरी क्या बचेगी, 5 - x। बस ये बेसिक लॉजिक लगा दिया। यानी कि माना कि यहां कोई बिंदु है, इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड 0 अगर है, तो इस बिंदु पर इस तार का फील्ड का परिमाण और इस तार का फील्ड का परिमाण समान करना हमें। इस तार का फील्ड का परिमाण और उसका फील्ड का परिमाण मतलब μ0 5/2πx, μ0 10/2π 5 - x। फॉर B नेट 0, B1 का परिमाण B2 के परिमाण के बराबर किया, दोनों इक्वेशन को इक्वल लिखा इस तरह से, और मैंने सॉल्व किया इनको, दोनों धाराओं का मान रखा,
ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए थे। तो अब इसको 2 गुणा करना है, इसको 2 गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो फाइनल मिलता है कैसे, देखिए आप, ये हो जाएगा 25 माइनस, या इसको भी कर सकते हैं, इस 5 से कैंसिल हो गया 2 बार, जैसे 2 बार कैंसिल हुआ ये, इसके बाद तो काम और आसान हो गया। ये हो गया 2x बराबर 5 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर 2x, ये हो गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 5 माइनस एक्स, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5/3। ये आंसर इसका आ जाता है। तो इस तरह से कहां जीरो है ये चेक करने के लिए पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कहां पर फील्ड विपरीत दिशा में है। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि फील्ड विपरीत दिशा होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा तार होता है ना उसके नजदीक जीरो होता है, छोटे के पास। तो ये छोटा वाला मतलब जिसमें कम धारा, ये कम धारा, ये ज्यादा धारा वाला, तो छोटे के पास भी, इससे तो पास है ये बिंदु, इससे दूर होगा निश्चित रूप से। तो हमेशा छोटे के पास मिलता है और वहां मिलता है जहां दोनों का फील्ड विपरीत दिशा में भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में धारा वितरण दिया हुआ है। इस धारा वितरण के कारण से हमें मैग्नेटिक फील्ड बिंदुओं पर ज्ञात करना है। नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्यों नंबरिंग कर दिया? क्योंकि बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना, सीधा तार का मैग्नेटिक फील्ड जानते और कुछ नहीं जानते, किसी चाप का नहीं, किसी मुड़े हुए का नहीं, सीधा तार। तो 4 सीधे तार से मिलकर बना हुआ अरेंजमेंट मान लिया है। अब सीधे तार में चेक करें, हो सकता है कोई तार बहुत ही ज्यादा सीधा हो, मतलब तार का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। जैसे आप देखिए कौन सा तार बहुत ज्यादा सीधा है, मतलब 1 और 3, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि 1 और 3 दोनों तारों की अक्ष पर ही बिंदु O आ गया, इसलिए इसका फील्ड भी जीरो, इसका फील्ड भी जीरो। बचा कौन? 2 और 4, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा। तो 2 का मैग्नेटिक फील्ड भी है, 4 का भी है। अगेन वही बात कि मैग्नेटिक फील्ड तो सदिश राशि है, हल करने के लिए दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। पहले दिशा ज्ञात करते हैं। अंगूठा धारा की दिशा में, हथेली को ओपन किया, हथेली का लंब बाहर की ओर, फील्ड क्या आ गया? डॉट। और इसका देखा अंगूठा धारा दिशा में, यहां पर ज्ञात करना मुझे, इसका भी डॉट। दोनों का फील्ड डॉट डॉट है, मतलब जुड़ेगा दोनों का। अब दोनों का जुड़ेगा ना, अब इस तार का फील्ड बताना और इस तार का फील्ड मुझे यहां बताना है। प्रेक्षण बिंदु मेरा ये, इसको पहचानना है। पहचान इस तार को, इधर अनंत तक जाता हुआ है। प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब बनाया गया है और वहीं से तार उपलब्ध है अनंत तक। तो बोल इस तार को क्या नाम दूं? अर्धअनंत वाला। प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब वहीं से अवेलेबल है, उपलब्ध है अनंत तक। इस तार का क्या नाम? अनंत, अर्धअनंत वाला। ये भी अर्धअनंत, ये भी अर्धअनंत, दोनों को जोड़ते बन जाएगा अनंत, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे यहां पर समान दिशा में। ट्वाइस म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। बाइसआउट लॉ के अनुसार हम पतले सीधे तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन कर रहे हैं। तो सीधे तार के मैग्नेटिक फील्ड का जब स्टडी हम कर रहे हैं तो सीधे तार में 3 तरह के तार की हमने बात कर रखी। एक था सीमित लंबाई का तार, एक था अर्धअनंत लंबाई का तार और एक था अनंत लंबाई का तार। सीमित लंबाई के तार की पहचान क्या थी? जो सीमित लंबाई का तार है उस तार के अनुसार हम जानते हैं कि प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब बनाया जाए और वहीं से तार स्टार्ट होकर के एक निश्चित लंबाई तक अगर है तो उसे हमने सीमित लंबाई का तार बोला था। अर्धअनंत लंबाई की पहचान क्या थी? कि प्रेक्षण बिंदु से तार पे लंब, वहीं से तार स्टार्ट होकर के उपलब्ध होकर के अनंत तक जा रहा, तो उसे हमने अर्धअनंत लंबाई का बोला है। बाकी अनंत लंबाई का तार तो सिंपल है, दोनों साइड से अनंत पे जा रहा तो अनंत लंबाई का होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में हमें इसी को ऑब्जर्व करना होता है। तो यहां फिर से एक क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में हमें बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो जब बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है तो यहां पर 2 सीधे तार हैं, 2 स्ट्रेट वायर है। इन सीधे तारों की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो यहां यूं कहते हैं कि जो तार है ना, तो इनको अलग अलग नंबरिंग कर दिया जाए। एक तार तो मैंने बोल दिया कि ये वाला एक तार है, तार नंबर 1 ये हो गया, इसमें धारा I बह रही है। दूसरा तार ये हो गया, तार 1 और तार 2। अब दोनों तार इस बिंदु P के लिए एक जैसे हैं, यानी कि तार 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाला है, तार 2 से भी फील्ड अंदर वाला ही है। क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों तार की वजह से। दोनों तार का मैग्नेटिक फील्ड जब क्रॉस वाला ही है तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है। सदिशों को हल करने के लिए क्या करते हैं?
अगर दिशा समान है तो उनके परिमाणों को जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण यहां पर निकालू मैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण यहां पर निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा। एक खास बात और, जिस तरह का तार ये है ना, ठीक वैसा ये भी इस बिंदु के संदर्भ में, क्योंकि इधर अगर एंगल 45 का है, इधर भी 45 डिग्री का कोण है, ये दोनों तरफ कोण बराबर है, दोनों दूरियां बराबर रहेगी, दोनों की लंबाइयां बराबर है, दोनों तार एक जैसे ही हैं। दोनों तार एक जैसा होने की वजह से क्या हुआ कि एक का मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण जितना होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण दूसरे का भी रहेगा। इसलिए अगर इसका फील्ड बी तो उसका भी बी और बी टू भी हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, उसे हमें प्लस करना पड़ेगा। मतलब एक का मान ज्ञात करके उसको दुगना कर दिया जाए, दोनों तारों का मैग्नेटिक फील्ड हमें इस बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, केवल इस एक तार का मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर ज्ञात करने वाले हैं। तो एक तार का मैग्नेटिक फील्ड बिंदु P पर मुझे ज्ञात करना है, तो करने का तरीका क्या रहेगा कि पहले तो इस तार को पहचानना मुझे कि तार क्या है। तो यहां से अनंत से आता हुआ तार इस बिंदु तक जा रहा है, इस तार का नाम अभी हमें नहीं पता है, तार को नहीं जानते। जान पहचान करने का तरीका क्या है कि प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब बनाया जाए। तो प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब बना दिया जाएगा, और जैसे ही हम तार पर लंब बनाते हैं तार से जान पहचान हो जाती है। हमने कहा था कि प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब बनाएं, वहीं से तार उपलब्ध है एक निश्चित दूरी तक, तो इस तार को बोलो क्या नाम दें, तो ये वाला तार बन जाएगा सीमित लंबाई का तार। इधर देखिए एक और, प्रेक्षण बिंदु से तार पर लंब, वहीं से तार उपलब्ध है अनंत तक, तो बोलो इस तार का क्या नाम हो गया, अर्ध अनंत लंबाई का तार। तो इस तरह से अगर ये बिंदु मैंने कोई एम कह दिया तो ओ से लेकर एम तक का अलग मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे, इसका अलग ज्ञात, दोनों का अलग अलग ज्ञात करके जोड़ेंगे और उसका फिर दुगुना कर देंगे। इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा हिंट बता रखा है इसमें, ओ एम इसको बोला, एम इनफाइनाइट इसको बोला है, और ये जो लंबवत दूरी की जरूरत पड़ने वाली होती है हमें, तो अगर ये आर है और ये एंगल भी 45 था, वो भी 45 बन जाएगा, तो ये दूरी बन जाएगी, हम घटक के हिसाब से कह दे तो ये r cos 45, ये r sin 45 हो जाएगा। या जिस भी तरह से त्रिभुज नियम वगैरह जो भी आप लगाना चाहें, आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि इस दूरी का मान r cos 45 या r sin 45, r sin 45 से r/√2 आ जाएगा d का वैल्यू। तो बस अब मुझे करना क्या है, सिंपल सा काम करना है कि बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो OM प्लस M इनफिनिट दोनों को योग करने के बाद डबल कर। डबल क्यों? क्योंकि मुझे इसका मान भी तो ज्ञात करना, दोनों का मान चाहिए मुझे, दोनों को प्लस करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा ना। तो दोनों को प्लस करने के बाद रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो बस OM का मान लिखना, मैंने कह दिया था आपसे, ये तो सीमित लंबाई का तार का फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, और एक अर्धअनंत लंबाई का, तो ये सीमित वाले का फॉर्मूला लगाया, μ/4πd sin 45, ये μ/4πd। 45 क्यों है? तो ये कोण वहां होता है जहां प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु तो यहां पर है ना, ये बिंदु है, तो ये वाला कोण ही चाहिए 45 हमें। ऐसा नहीं कि यहां 45 था इसलिए 45 यहां लिखा हमने, प्रेक्षण बिंदु पर अंतरित कोण होता है। इस तार ने प्रेक्षण बिंदु पर जो कोण बनाया है, सीमित लंबाई के तार ने जो प्रेक्षण बिंदु पर कोण बनाया है, वही कोण काम में लेते हैं फॉर्मूला के अंदर, इसलिए वो कोण यहां पर ले लिया है 45 डिग्री। 45 का वैल्यू जानते हैं 1/√2 होता है, μ/4πd कॉमन आ जाएगा, और यहां बचेगा 1/√2 प्लस 1, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, 2 आगे है, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और d का वैल्यू था क्या, r/√2, तो ये इसको सॉल्व किया तो √2 नीचे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 2πr नीचे बचेगा। इस तरह से फाइनल रिजल्ट में ये मिल जाता है। थोड़ा सा थिंक करते ही इजिली आप आंसर निकाल पा रहे। क्रॉस कैसे आया बताया स्टार्टिंग में कि इसमें धारा की दिशा ऐसे है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां प्रेक्षण बिंदु की तरफ ओपन करने के बाद फिर हथेली का लंब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, और इससे भी अंदर, दोनों का अंदर होने से क्रॉस मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मिल गई हमें। इस प्रकार से दोनों का मैग्नेटिक फील्ड हमने याद किया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त हो गया। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स वाई अक्षों के अनुदिश स्थित दो तारों में धारा I1 व I2 क्रमशः +x व +y दिशा में प्रवाहित है, तो उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है। तो हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि धारा I1 I2 x व y अक्षों के अनुदिश है, हमें ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना जहां मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है। तो हमने क्या किया, सपोज ये तो x अक्ष है और ये है y अक्ष, और x और y अक्ष जब यहां पर मौजूद है तो एक में धारा है I1 और एक में धारा है I2।
अब हमें उन बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात करना जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी मान शून्य है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होने की संभावना कब होती है? जहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में हो। पता विपरीत दिशा में होना तो कंपलसरी ही है। और दूसरी आवश्यकता किस बात की होती है? दोनों का परिमाण भी समान हो। तो यहां पर सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि जो अलग अलग हिस्से हैं 1 2 3 4, इन चारों हिस्सों में पहले ये चेक करेंगे हम कि कहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों तारों के कारण विपरीत है। जैसे इसको नंबर 1 तार, इसको नंबर 2 बोला, तो हर एक जगह पर हमें B1 एवं B2 की दिशा लिखनी पड़ेगी। B1 तार 1 का और B2 तार 2 का। B1 B2 मुझे हर जगह लिखना ही पड़ेगा। तो B1 की बात करते हैं पहले इस वाले हिस्से में, मतलब इस वाले तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मुझे ज्ञात करनी है। धारा की दिशा में अंगूठा रखा, हथेली को ओपन किया, पाम का परपेंडिकुलर, हथेली का लंब बाहर की ओर, तो 1 के कारण दिशा आ गई है डॉट और 2 के कारण दिशा आ गई है क्रॉस। कैसे? धारा की दिशा में अंगूठा रखा, हथेली को ओपन किया, अंदर की ओर दिशा आ गई है। किस तरह से? दोनों फील्ड विपरीत दिशा में। इस हिस्से में देखता हूं मैं दोनों तारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करके धारा की दिशा में अंगूठा रखा, हथेली को ओपन किया, बाहर की ओर दिशा, इसकी वजह से बाहर की ओर, तो दोनों के कारण दिशा डॉट आ गई है। इस हिस्से में इस तार और इस तार, दोनों तार का मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करता हूं मैं। कौन से हिस्से में? इस हिस्से में किसी बिंदु पर। जैसे ये वाला तार है ना I1 धारा वाला, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करना मुझे यहां पर, तो अंगूठा धारा दिशा में रखा, हथेली को ओपन किया, लंबवत अंदर जाएगा, यानी कि क्रॉस आ गया B1। इस तार की वजह से यहां ज्ञात करना, दोनों तारों की वजह से ज्ञात करना हर हिस्से में, तो ये धारा की दिशा में अंगूठा रखा, हथेली को ओपन किया और दिशा बाहर की ओर, तो ये डॉट आ गया। इस प्रकार से यहां भी ज्ञात करेंगे तो B1 तो आ जाएगा डॉट, सॉरी B1 भी क्रॉस आ रहा और B2 भी क्रॉस आ रहा, दोनों ही क्रॉस हमें दिशा मिल रही है। तो ओनली क्वेश्चन इतना सा भी हो सकता है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें दोनों तार परस्पर लंबवत है, इस वैरायटी पर बेस्ट क्वेश्चन अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ज्यादा बार 5-6 बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जिसमें कि दोनों तार के लंबवत होने की बात की जाती है और पूछने का ढंग कुछ अलग अलग हो सकता है। जैसे ओनली ये पूछ रहे हमसे कि बताइए कहां पर मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में है दोनों तारों का, तो इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में। कहां पर दोनों का समान दिशा में? वो इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में है, ऐसे बता सकते हैं। तो अब और आगे बात कर रहे थे हम कि हमें क्वेश्चन ने फिलहाल जो पूछा वो ये पूछा है कि उन बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू 0 है। अब एक टर्म आया बिंदु पथ। वैसे जो टर्म बिंदु पथ है ना, ये मैथमेटिक्स वाली टर्म है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 12th वगैरह में, 11th 12th में, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बिंदु पथ ज्ञात कोई बिंदुओं का, ऐसे बिंदुओं का, मतलब बिंदु पथ की जो टर्म है जनरली मेडिकल एंट्रेंस में काम नहीं आती है, फिर भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस में तो क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पस से लैंग्वेज को समझ लेना है। तो यहां पर बिंदु पथ का मीनिंग एक समीकरण बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। वो समीकरण इस प्रकार की सूचना देगी कि उन बिंदुओं के बारे में बताएगी जिन बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है, उनकी सूचना देने वाली वो इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें तो पता लग गया कि या तो यहां फील्ड 0 होगा या फिर यहां पर 0, मतलब इस हिस्से में यहां नहीं होगा या नहीं होगा। तो हमने एक बिंदु कंसिडर कर लिया, सपोज ये बिंदु है और इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है, तो कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया ये x, y इसके कोऑर्डिनेट है। जैसे ये कोऑर्डिनेट मैंने बताए हैं x, y, तो मान लिया था हमने इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है ना, तो तार 1 का मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण और तार 2 का मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण समान भी यहां पर होगा। दिशा तो विपरीत है ही, इसलिए इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले बिंदु पर परिणामी मैग्नेटिक फील्ड 0 मुझे अगर लिखना है तो कहना पड़ेगा कि दोनों का परिमाण समान है और इस तरह से दोनों के परिमाण को लिखा जाएगा। धारा I1 की वजह से लिखा मैंने म्यू नॉट I1/2πy। ये फॉर्मूला किसका था? अनंत लंबाई के तार का फॉर्मूला है। कोई समझे सर अनंत लंबाई का तार क्यों ले लिया आपने? कोई लंबाई दे रखी के तार की? कोई लंबाई नहीं दे रखी, अनंत लंबाई का ही माना जाएगा, इस तार को अधिक लंबाई का माना जाएगा। तो इस तार की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए ये जो दूरी है ये y कहलाएगी, और इस तार की जब बात करेंगे तो ये दूरी कहलाएगी इसके लिए x। तो इस प्रकार से I1 वाले का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट, क्योंकि लंबवत दूरी काम में लेते हैं जब तार का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, तो म्यू नॉट I1/2πy म्यू नॉट I2/2πx दोनों को बराबर करेंगे।
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें तो रिलेशन ज्ञात करना, I1 अपॉन I2 y अपॉन x बनेगा, यानी कि इक्वेशन बन गई y इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू x। ये बना है इक्वेशन, रिलेशन, बिंदु पथ। ये रिलेशन उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, उसको व्यक्त करने वाली इक्वेशन है। अब इसी में क्वेश्चन और आगे जोड़ सकता हमसे, कोई कह दे कि यदि I1 बराबर I2 है, यानी कि दोनों धाराओं का परिमाण समान है। दो क्वेश्चन ही बोलेगा कि दो तार हैं परस्पर लंबवत x और y अक्ष के अंदर रखे हुए, दोनों में धारा का परिमाण समान है, और बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात की जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। तो ये लो, इससे बन जाएगा I1 बराबर I2, मैं यहां पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये y बराबर x बन जाएगा। ये समीकरण आ गया, ये बिंदु पथ आ गया। यानी कि ये वो समीकरण है, ये उन बिंदुओं की सूचना दे गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो क्वेश्चन लिखा था पिछले पेज पर उसका तो आंसर ये है ही, एक और क्वेश्चन ऐसा लिखा तो उसका आंसर ये हो जाएगा। एक और फॉर्म क्वेश्चन का और दिया जा सकता है, वो कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा हमारे पास। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुने आप पहले। क्वेश्चन कहेगा दो तार हैं, दोनों में धारा समान परिमाण की है और तार एक्स वाई अक्ष के अंदर रखे हुए हैं, और बिंदुओं का बिंदु पथ याद करो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है। मतलब वो बिंदु कौन से होंगे, ऑप्शन दे दिए 4, बिंदु पथ नहीं पूछा हमसे। पहला ऑप्शन दे दिया हमसे हमें 2,2, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमें 2,3, और ये दे दिया एक हमें तीसरा ऑप्शन, सपोज 2,4 था फर्स्ट वाला, -1, -1 एक दे दिया, फोर्थ ऑप्शन 1,0। ये अलग अलग ऑप्शन दे दिए और पूछा गया कि अगर धारा समान है बताओ कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। तो डेफिनेटली अगर ऐसी धारा है तो y बराबर x वाले जो भी बिंदु होंगे उन पर मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू 0 होगा। तो इसमें y बराबर x नहीं है, इसमें भी नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा जहां पर y बराबर x है। तो कोई कैसा तरह से और भी बिंदु हो, यस और बिंदु हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन न्यू पूछ सकता है बताओ कहां पर 0 नहीं होगा, तो सब में समान समान दे देगा, एक में असमान दे देगा। तो ऐसे कई सारे बिंदु होंगे जिनमें x और y कोऑर्डिनेट समान होंगे। एक लाइन बनेगी यहां पर, जो लाइन y इक्वल टू x को व्यक्त करने वाली होगी, उसके कोऑर्डिनेट होंगे तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -2 ऐसे कई सारे बिंदु ऐसे बनेंगे जिन पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। कब, I1 बराबर I2 हो तब। तो फिलहाल जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आ गया है। बाकी जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, आवश्यकता हो, उसके हिसाब से आप आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वापस से हमें अब बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। धारा बता रही I धारा जा रही है, ऐसे मुड़ गई है, इधर से कहीं डेफिनेटली अनंत से धारा आ रही होगी और इधर भी धारा अनंत को जा रही, ऐसा माना जाएगा। तो ये धारा I ही है यहाँ पर ऐसे, और ये 45 डिग्री पर मुड़ गया, तार मोड़ा हुआ है। तो वापस से सोचे हम कि इसे दो सीधे तारों से मिलकर बना माना जाएगा। एक सीधा तार ये वाला है, दूसरा सीधा तार ये वाला है। हम कहते थे कि दो तार अगर सीधे हैं तो पहले ये चेक करना चाहिए कि कोई तार कहीं बहुत ज्यादा सीधा तो नहीं है, मतलब किसी तार का मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या। निश्चित रूप से यहां पर एक तार ऐसा है जिसका कि प्रेक्षण बिंदु P पर, क्योंकि मुझे BP ज्ञात करना है, प्रेक्षण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। ऐसा कौन सा तार है बताइए, एक या दो। हम जानते हैं कि जिस तार के अक्ष पर बिंदु P स्थित होता है उस तार की वजह से उस प्रेक्षण बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होता है। तो यहां पर तार 2 के अक्ष पर बिंदु P नहीं है, तार 1 के अक्ष पर बिंदु P है, इसलिए तार 1 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 हो गया बिंदु P पर। अब एक तार, 2 वाला नंबर का तार बचा हो जो एक ही तार है, इस तार का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो काम बचा है कि इस तार की तार यहां से लेकर के इधर तक जा रहा है, इधर तार नहीं है यहां पर, तो इस तार की वजह से मुझे बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का जब मान ज्ञात करना है तो हम कंसेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं कि तार सीधा है ना, तो इस तार को पहले ढूंढना है, पहचानना कि इस तार को क्या नाम दूं, तार का नाम ढूंढना, तार का नाम पता करना है। तो इस तार को तो जानते नहीं हम, क्योंकि हम किस तार को जानते हैं कि प्रेक्षण बिंदु से तार पे लंब बनाया जाए, तो इस तार पे लंब तो ये लाइन है, वहीं से तार उपलब्ध होना चाहिए, या तो इधर या इधर।
तो तार उपलब्ध नहीं है वहां से, तो फिर क्या करेंगे, हम तार को एज्यूम करेंगे, जैसा तार ये है वैसा का वैसा ही तार यहां पर एक हमने एज्यूम कर लिया। सपोज ये तार, जैसे हमने तार एज्यूम किया, मान लिया है, तो अब यहां से लेकर यहां तक का जो तार होगा उस तार को बोलो क्या नाम दूं, यहां से लेकर अनंत तक। निश्चित रूप से पिछली बार जो हमने बताया था उससे आपको याद होगा कि प्रेक्षण बिंदु से तार पे लंब, वहां से तार जो उपलब्ध होगा उसको नाम दिया जाएगा अर्ध अनंत लंबाई का तार, क्योंकि अनंत तक जाता हुआ है। तो अगर आप अर्ध अनंत लंबाई का तार का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, उसको अगर लिख देंगे तो आप पाएंगे कि आपने कुछ ज्यादा फील्ड लिख दिया है। किसका ज्यादा, इतना तार का फील्ड ज्यादा लिखा, तो उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अर्ध अनंत लंबाई के तार का मैग्नेटिक फील्ड लिख करके उसमें से ये तार, इस तार का फील्ड लिखना है, कौन सा नाम है इसका, सीमित लंबाई का तार, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु से तार पे लंब, वहीं से तार स्टार्ट होके एक निश्चित दूरी तक उपलब्ध है, जिसका नाम हो गया सीमित का। तो अर्धअनंत वाले में से सीमित वाला माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो काम करना है। पहले हमने डी ज्ञात कर लिया, इसमें डी की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि लंबवत दूरी डी चाहिए, तो इस डी की हमें आवश्यकता होगी, तो डी का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी का मान जैसे पहले ज्ञात किया था, ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो 45 है तो ये भी 45 होगा। तो ऐसे इजीली हम इस डी का मान पता कर सकते हैं। तो ये अगर आर है, आर cos 45, आर sin 45, डी इक्वल टू आर sin 45 से डी इक्वल टू आर बाई रूट 2 आ गया, डी इक्वल टू आर बाई रूट 2 आ गया। तो बस डी इक्वल टू आर बाई रूट 2 आते ही सॉल्व कर लेंगे हम। सीमित लंबाई में से, सॉरी अर्ध अनंत में से सीमित वाले को माइनस किया, अर्ध अनंत में सीमित वाले, क्योंकि अर्ध अनंत का तार था नहीं, हमने एज्यूम किया था तो माइनस करना ही पड़ेगा। एक बार फिर दिखा दें पीछे ले जाके इसको, हम यहां से यहां तक का तार हमने एज्यूम किया था, मतलब ये वाला एज्यूम किया था, तो इस पूरे का नाम हो गया था अर्ध अनंत, उसमें से सीमित वाला माइनस हम कर रहे हैं। बस ये कॉमन आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी का वैल्यू पुट कर दिया आर बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, सॉल्व करते इजीली आंसर आ जाता हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि इसमें एलसीएम लेंगे ना तो 1 बाई रूट 2 आएगा यहाँ पर, सॉरी नीचे रूट 2 आएगा तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेते ही, मतलब ये बनेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा ये, किसकी जगह पर, इसकी जगह पर, और फिर इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रूट 2 माइनस 1 बचेगा। एक और क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि एक लंबे सीधे तार में धनात्मक z दिशा में धारा I प्रवाहित है, यदि तार मूल बिंदु से गुजरता है तो बिंदु XY पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहां सिचुएशन है ना, जैसे हमने कह दिया कि ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है, और तार मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसमें धारा I प्रवाहित है, धारा I प्रवाहित है, और एक बिंदु है यहां कोई x, y बिंदु, ये प्रेक्षण बिंदु है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है, चुंबकीय क्षेत्र को जानना, अध्ययन करना है। तो इस धारा की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होने की वजह से ये दूरी अगर यहां से यहां तक बिंदु एक्स वाई है ना, तो ये दूरी तो कहलाएगी x और ये दूरी हो जाएगी y। अब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो दो बातें यहां पे, या तो ओनली हमसे परिमाण पूछा जाए या फिर सदिश रूप में पूछा जाए। वास्तव में इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होते हैं जनरल, वो वेक्टर फॉर्म वाले होते हैं, आईजे के वाले होते हैं, तो हमें भी वेक्टर फॉर्म में सोल्व करना होगा फाइनली। लेकिन एक बार इसको परिमाण रूप में ज्ञात कर लें हम। परिमाण रूप में कैसे, फॉर्मूला था ना हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये फॉर्मूला होता है। डी का मतलब क्या, कि तार से प्रेक्षण बिंदु की लंबवत दूरी, तार कौन है, ये रहा धारावाही तार, ऐसे बोर्ड के तल के लंबवत जेड अक्ष के अनुदिश तार मूल बिंदु से गुजर रहा, तो तार तो ये हो गया। अब इस तार से लंबवत दूरी क्या होगी बिंदु की, ये तो दूरी रहेगी ना, ये वाली जो दूरी है, उससे आप आर कहें चाहे जो भी कहें, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूरी आपकी बनेगी। तो यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी के अंदर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बी का परिमाण मुझे मिला है। अब केवल परिमाण से काम नहीं चलने वाला,
दिशा भी चाहिए हमें, यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको तो हम, अदरवाइज केवल परिमाण वाला आंसर तो आ गया है, एक काम तो आपका हो गया है। लेकिन अब दिशा पहले चित्र में देखेंगे हम। इस धारा की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, दाहिने हाथ का अंगूठा को धारा की दिशा में रखा, हथेली को ओपन किया और प्रेक्षण बिंदु की उंगलियां हैं तो हथेली का लंब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को व्यक्त करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये आ गई, तो परिणामी बी की दिशा तो यही है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना मतलब इस बी को मैं घटकों के रूप में लिख दूंगा। अब इस बी को जब घटकों के रूप में मैं लिखूंगा तो घटकों के रूप में लिखने मतलब क्या हुआ कि बी के दो घटक ले लिए जाए, एक घटक ऊपर की ओर ले लिया जाएगा और एक घटक इधर की ओर हो जाएगा, तो इस प्रकार से दो घटक ले लिए जाएंगे बी का घटक। अब यहां पर क्या किया गया हमने कि सपोज एक कोण एज्यूम कर लिया हमने यहां पर कि कोण कोई थीटा कोण ले लिया जाए, तो फिर यहां पर भी कोण थीटा आ जाएगा। तो इसी काम को नेक्स्ट डायग्राम में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर करना क्या होगा, हमें इसमें रिजल्ट बताया कि ये जो बी है ना, इस बी के दो घटक लेंगे, एक घटक y के अनुदिश होगा, एक -x के अनुदिश होगा, तो दोनों घटकों के योग के फॉर्म में हम इस b को लिख देंगे, तो उससे हमें आंसर मिलेगा। जैसे कि काम हमने नेक्स्ट स्टेप में कर रखा है। देखिए आप यहां पर जैसे कि बात कर रहे थे हम, वो इसमें यहां पर हम थीटा एज्यूम कर सकते हैं। यहां थीटा एज्यूम करेंगे ना तो ये वाला भी थीटा होगा, और ये जब थीटा होगा तो इसके बेस पे कह सकते हैं कि दो लाइन के बीच में कोई कोण अगर थीटा है, इसके लंबवत ये लाइन है, इसके लंबवत ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोण थीटा मिल गया। यहां से कह दो आप कि इसके लंबवत ये रेखा है और इसके लंबवत ये रेखा है, तो जो कोण यहां वही कोण यहां भी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब प्रमेय वही है कि दो रेखाओं के बीच में कोण अगर थीटा है, उन दोनों के अलग अलग लंबवत अगर दो रेखाएं हैं तो उनके बीच भी वही सेम कोण होगा। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये कहना चाहते हैं। अब यहां पर ये जो b था इधर बन जाएगा b cos थीटा, ये बन जाएगा b sin थीटा, ये b cos थीटा बनेगा j कैप, ये बनेगा -i कैप, प्लस की फॉर्म में लिख दूंगा मैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे b sin थीटा -i कैप प्लस b cos थीटा j कैप, तो b का परिमाण तो ये आ ही गया था, ये लिख देंगे। बचा कौन, sin cos, sin cos को इस डायग्राम से ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये थीटा है, sin थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या, आधार बटे कर्ण। मान रखिए इजीली आंसर आ रहा है। देखिए आप पहले यही काम कर रखा है, ये b था b cos थीटा b sin थीटा, और ये x y है, सब कुछ वही है। ये कोण कैसे थीटा है उसको बता रखा है कि ये कोण 90 था, तो थीटा ये तो 90 माइनस थीटा, तो जैसा भी आप चाहे वैसे पता कर लेंगे, थीटा ही थीटा आएगा। अगर ये थीटा हमने ये हमें एज्यूम करना पड़ा है। कोई सोचे ये एज्यूम यहां क्यों किया, कहीं और जगह एज्यूम कर लेते, बाहर कर लेते थीटा एज्यूम, क्योंकि इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में हमें सूचना पता है क्या कि ये y है और ये x है, जानते हैं हम, ताकि जो हमने एज्यूम किया उसका मान भी तो रखना पड़ेगा ना फिर हमें, तो तभी तो रख पाएंगे हम, ताकि वहां सूचना उपलब्ध है। तो इसका जो भी साइन कोस वगैरह बनेगा थीटा का, वो यहां से मान आराम से रख पाएंगे। इसे इस त्रिभुज के अंदर माना गया जिसकी भुजाएं कुछ हमें ज्ञात है। अब इसके बाद तो सिंपल प्रोसेस जो मैंने बताया था कि इस b को घटकों के योग के रूप में लिख दूंगा, परिणामी b के रूप में लिख दूंगा, दिस वन प्लस दिस वन दोनों को योग के रूप में लिख दूंगा। इधर b का परिमाण cos साइन का वैल्यू आ गया, b वेक्टर cos थीटा i j के b साइन i के, b कॉमन लिया, cos का वैल्यू पुट करेंगे, साइन का वैल्यू पुट करेंगे, cos का वैल्यू साइन का वैल्यू पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया। इस तरह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु, प्रेक्षण बिंदु पर प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर सिंपल सा काम इस क्वेश्चन में जो किया हमने वो इतना सा था केवल कि हमें तार दिया हुआ था, उस तार के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना था, तो परिमाण तो आसानी से मिल रहा था। दिशा के रूप में लिखने के लिए जो b था उसको दो घटकों के योग के रूप में लिखा, उससे हमें आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन आता है, एक अनंत लंबाई एवं a चौड़ाई की पतली परत में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बिंदु P वहां पर है, उस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है, तो अब यहां पर लॉजिक लगाते हैं हम कि क्या लॉजिक होना चाहिए, कैसे ज्ञात कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को बिंदु P पर हम। तो कंसेप्ट ये कहता है कि हम तो पतले तार का मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, लंबे तार का मैग्नेटिक फील्ड भी जानते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट तो इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ऐसी कोई परत की बात अभी की नहीं हमने।
ये तो हालात मुश्किल वाले बात हो गई। और जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसको जानते हैं उसको याद करते हैं। तो यहां पर हम पतले तारों का मैग्नेटिक फील्ड को जानते हैं, अनंत लंबाई के तार का मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, उनको याद करें, उनको ढूंढेंगे तो यहां पर वो मिलेंगे भी हमें। यानी कि इस संपूर्ण परत को मैं कई सारे पतले अनंत लंबाई के तारों से मिलकर बना हुआ कंसीडर करूंगा। एक पतला तार ऐसे इसमें धारा यूं जा रही, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक के बाद एक ऐसे कई सारे पतले तारों से मिलकर बना हुआ कंसीडर किया जाएगा। तो हर एक जो पतला तार होगा उस तार में धारा के अनुसार इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अगर ज्ञात की जाती है ना, तो हर एक के कारण दिशा किधर आ रही, अंदर की ओर। हर एक से दिशा अंदर आ रही, क्रॉस आ रही। तो सबसे दिशा जब क्रॉस आ रही है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा और हर एक को हमें जोड़ना होगा, क्योंकि एक एक को एक पतला पतला तार के रूप में लिया है। हर एक के फील्ड को मैं कहूं डीबी, तो एक डीबी, दूसरे का डीबी, तीसरे का डीबी, सबकी दिशा समान जोड़ना पड़ेगा। डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी प्लस डीबी, कंटिन्यू एडिशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के द्वारा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और जब जब भी समाकलन के द्वारा हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कुछ 2-3 बातें खास आपको याद रखनी होती है कि हमें जो ज्ञात करना होता है उससे पहले एक अल्पांश के लिए लिखा जाता है। अल्पांश बोला मैंने शब्द, अल्पांश मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अल्प हिस्सा ही हो उसका। अल्पांश मतलब उसका जो भी हमें सिस्टम दिया उसका एक छोटा सा इस तरह का पार्ट लेते हैं हम, ताकि जो ज्ञात करना चाह रहे हैं उसको उस अल्पांश के लिए पहले लिख पाए हैं। और कई सारे वैसे अल्पांश से मिलकर इसको बना हुआ कंसिडर करने पर एक अल्पांश का लिखना हमारे लिए आसान रहे, तो उस तरह के अल्पांश हमें कंसिडर करना होता, मानना पड़ता है। अब सबसे पहला काम जैसे मैंने बताया कि अल्पांश का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम, क्योंकि जो हमें ज्ञात करना होता है वो अल्पांश के लिखते हैं। उसके बाद उस अल्पांश वाले फॉर्मूले में ये चेक करते हैं कि कहीं इसमें 2-2 वेरिएबल तो नहीं आ गए। अगर 2 वेरिएबल हैं तो फिर सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल की फॉर्म में उसको बनाते हैं। ये दूसरा काम हो गया। फिर उसके बाद प्रॉपर लिमिट लगाते हैं जिसमें कि वो सारे अल्पांश आ जाएं, कोई अल्पांश ना बचे, उन सभी अल्पांशों का योगदान फील्ड में जो है वो आ जाए। इस तरह की लिमिट लगा दी जाती है, निम्न से उच्च लिमिट, लोअर से अपर लिमिट लगाने के बाद फिर समाकलन के चिन्ह में से जो कांस्टेंट राशियां होती हैं उनको बाहर निकाल करके समाकलन कर दिया जाता है फॉर्मूला अप्लाई करके। इतना सा काम। तो 2-3 स्टेप है कि पहला तो अल्पांश के लिए लिखा जाता है जो ज्ञात करना होता है, फिर चेक करते हैं कि 2 वेरिएबल तो नहीं, अगर है तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं और फिर समाकलन करते हैं। तो यहां पर भी हमें ये काम करना होगा कि एक अल्पांश कंसिडर करना होगा। जैसे मैंने बताया कि कई सारे पतले तारों से मिलकर बना हुआ कंसिडर करेंगे, तो यही काम यहां कर रहे हैं हम कि इसमें एक हमने dx चौड़ाई की एक परत कंसिडर कर ली, एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली dx चौड़ाई की, वो भी अनंत लंबाई की है, जितनी लंबाई की परत उतनी लंबाई की वो भी है। इसमें dx चौड़ाई होने की वजह से, क्योंकि पूरा चौड़ाई तो a के बराबर है, तो a चौड़ाई से धारा I पास हो रही है, गुजर रही है, तो dx जो कि कम चौड़ाई है, a की तुलना में काफी कम है, तो उसमें बहने वाली धारा को मैंने di कहा। निश्चित रूप से di धारा कंपेयर टू I की तुलना में काफी कम होगी धारा। कितनी होगी अभी जान जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये अल्पांश, इस स्ट्रिप को मैं अल्पांश बोलूंगा कि ये एक अल्पांश बन गया इसके लिए। अब इस अल्पांश का मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लिखना होगा, किस पर, बिंदु P पर। तो अल्पांश की वजह से बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया मैंने, dB इक्वल टू म्यू नॉट DI/2 पाई x दूरी पर कंसिडर, एक जनरल डिस्टेंस पर कंसिडर किया मैंने। तो सबसे महत्वपूर्ण काम, पहला महत्वपूर्ण काम ये होता है कि अल्पांश को एज्यूम करना और उस अल्पांश के लिए वो फील्ड लिख देना जो कि हमें ज्ञात करना है। अब अल्पांश के जब फील्ड लिख दिया है तो मैंने कहा एक और दूसरा काम, इसमें चेक करो कहीं 2-2 वेरिएबल तो नहीं आ गए। 2-2 वेरिएबल I हमारा एज्यूम किया, DI हमारा एज्यूम किया हुआ, x हमारा एज्यूम किया हुआ है। क्वेश्चन में तो D दिया था दूरी है, और A दिया था और I दिया हुआ था। तो यहां DI मतलब अल्प धारा है, तो ये हमारा एज्यूम किया हुआ, x एज्यूम किया, 2-2 वेरिएबल, इसलिए इस ढंग से तो सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इस DI का मान ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात कर सकते, आसान है ज्ञात करना, कि इस A चौड़ाई में जो बहने वाली धारा है वो तो I है, A चौड़ाई में बहने वाली धारा I है, एकांक चौड़ाई में धारा क्या होगी, I/A। तो फिर dx चौड़ाई में धारा कितनी होगी, dx चौड़ाई की धारा हो जाएगी I/A इंटू dx। ये हो जाएगी dx चौड़ाई में बने वाली धारा di का मान। रख देंगे इसमें di का मान, रख दिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई वैसा ही है, x
डी की जगह रखा मैंने आई अपॉन ए इंटू डी एक्स, तो ये आई है यहाँ पर, आई अपॉन ए इंटू डी एक्स, ये आ गया डी आई का मान। अब जैसे मैंने डी आई का मान रख दिया है, तो डी आई का मान रखने के बाद अब ये एक महत्वपूर्ण काम हो गया कि अल्पांश के लिए लिख दिया। अब इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स की फॉर्म में वेरिएबल है, बाकी आई दिया था, ए दिया था, कांस्टेंट है कुछ। तो अब क्या करना, मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी इंटीग्रेशन करने के हिसाब से, क्योंकि इंटीग्रेशन के द्वारा तो जोड़ेंगे हम। तो उस काम को करने के लिए मैंने क्या किया, डी बी का इंटीग्रेशन जब करूंगा मैं, तो डी से लेकर के ए प्लस डी तक लिमिट लगेगी। मतलब क्योंकि मुझे सभी अल्पांश, कई सारे अल्पांश यहां बनेंगे, ऐसे एक परत दूसरी, मतलब एक स्ट्रिप दूसरी तीसरी, ऐसे एक के बाद एक, तो सबको कंसिडर करना है। तो सबसे पहले स्ट्रिप जो यहां से इसकी दूरी होगी बिंदु पी से, वो क्या होगी, डी के बराबर। इसके बाद दूरी बढ़ती जाएगी, डी प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स, लास्ट में कितनी, डी प्लस ए दूरी के बराबर होगा ये। तो डी से ए प्लस डी दूरी तक के जो भी अल्पांश होंगे उन सबका फील्ड आ जाए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स, मतलब इसके आगे लिमिट लगा दी गई है, तो उसके इंटीग्रेशन से मिलेगा हमें। फिर अब क्या करना होता है कि इंटीग्रेशन जब करते हैं ना हम, तो जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन एक्स है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। मतलब इसके बाद काम सिंपल है। अब तो इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट आपको आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व। मतलब बेसिक काम तो यही था यहां तक का, महत्वपूर्ण काम। इस क्लास क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा है, खत्म है क्वेश्चन ये। चाहो तो उसको एक बार फिर देख लो, इतना ही। उसके बाद काफी आसान काम है। पहले मैंने अल्पांश कंसिडर किया, जिसकी की स्ट्रिप कंसिडर की dx चौड़ाई वाली, उसमें निश्चित रूप से डी धारा माननी पड़ेगी। तो इस धारा की वजह से बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैंने मान ज्ञात किया, वो लिखा dB म्यू नॉट di अपॉन 2 पाई एक्स। ये फॉर्मूला लगा मैंने अनंत लंबाई के तार का, क्योंकि इसको मैंने अनंत लंबाई का तार माना हुआ है, तो अनंत लंबाई के तार का फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ दो वेरिएबल आ गए, डी और एक्स। तो इस डी का मान ज्ञात करने के लिए ये प्रोसेस लगाया कि ए चौड़ाई में आई धारा, एकांक चौड़ाई में इतनी, तो डी चौड़ाई में जो डी है वो कितनी, इतनी। डी का मान रखा, ये रिलेशन आ गया। अब आती बात लिमिट की। तो लिमिट में क्या करते हैं हम कि जो वेरिएबल एक्स है ना, जिसके सापेक्ष समाकलन होने वाला है, उसका न्यूनतम और उच्चतम मान, लिमिट इस dx का ही मान होता है। यहाँ d थीटा हो तो थीटा का मान होता है, dx है तो x का मान रहेगा, तो x का मान यहां से मेजर किया जा रहा है p से, तो न्यूनतम मान होगा d और मैक्सिमम होगा d प्लस ए के बराबर। तो d से लेकर के a प्लस डी के बराबर मान हो गया है। बस इसके बाद तो काम सिंपल है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, dx अपॉन एक्स इंटीग्रेशन बचेगा, तो log x आएगा। क्या आ जाएगा, log x। तो log x और d से a प्लस डी तक लिमिट लगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये लिमिट यहां पुट करेंगे, माइनस के साथ फिर इसको पुट करेंगे, तो ये सिचुएशन बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ये log a प्लस डी माइनस log a, फिर log a माइनस log b मतलब क्या होता है, log a अपॉन b, तो नीचे आ जाएगा। यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई log a प्लस डी अपॉन डी। ये बेसिक काम था इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब यहां से काम काफी सिंपल है, तो सिंपल मैथमेटिक्स वाली बात है, लॉजिक वाला काम तो इतना सही है ये। नेक्स्ट आता है वृत्तीय धारा के लिए बीएसएल के अनुप्रयोग। अभी तक हमने सीधे तार के लिए बायसॉर्ट के नियम के अनुप्रयोग को जाना है। अब हम बात करने वाले हैं वृत्तीय धारा के लिए बीएसएल यानी कि बायसॉर्ट के नियम के अनुप्रयोग। वृत्तीय धारा की बात करने वाले हैं, यानी कि वृत्तीय धारा वाला जब केस होगा तो कैसे बायसॉर्ट के नियम को काम मिलेंगे, कैसे रिलेशंस बनेंगे, ये हमें जानना है। तो उससे भी पहले एक बात हम जानने वाले हैं कि वृत्तीय धारा के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिरूप कैसा होता है, ये समझा जाए। तो चुंबकीय बल रेखाओं प्रतिरूप को जानने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को जानते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा में रखें तो अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप की सूचना देता है। यह है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम वृत्तीय धारा के लिए। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पहले भी था, वो सीधी धारा के लिए था। उसमें धारा की दिशा में अंगूठा रख रहे थे हम, यहां पर मुड़ी उंगलियां धारा के अनुसार रख रहे हैं और अंगूठा केंद्र पर चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप को बताएगा, व्यक्त करेगा। जैसे यहां पर ये इंफॉर्मेशन दे दिया हमने कि धारा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वामावर्त है। कैसी है ये, वामावर्त। एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त। और डॉट वाला है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर की ओर चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप होगा केंद्र पर। तो अंगुलियां धारा की दिशा में रखा, अंगूठा चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप को व्यक्त करेगा। तो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लॉकवाइज वाला केस है, यानी कि दक्षिणावर्त है धारा, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसे बोलते हैं वामावर्त।
तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज है, इट मीन्स अंगुलिया धारा की दिशा में मैंने रखी है, अंगूठा अंदर जाता हुआ, मतलब यहां आ जाएगा क्रॉस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को व्यक्त करेगा। इस तरह से इससे डॉट, इससे क्रॉस है, ये चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप है। कुछ लोग सोचते हैं सर आपने तो चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप बताने का वादा किया था, लेकिन आपने तो डॉट और क्रॉस लिख दिया यहां पर, ये कैसा प्रतिरूप, डॉट क्रॉस। हम तो उम्मीद लगा रहे थे सर कि बल रेखाएं आएंगी, कोई ऐसे निकलते हुए, कोई ऐसे, कोई वैसे बल रेखाएं निकलेंगी यहां पर के, लेकिन आपने डॉट क्रॉस बना दिया, उन्होंने कुछ नहीं बनाया। वास्तव में यही है, यही सही है। इस नियम के अनुसार, नियम ने क्या कहा था कि केंद्र पर चुंबकीय बल रेखा पर, कहां पर, केंद्र पर, तो केंद्र तो एक ही बिंदु होता, 2 4 10 बिंदु तो होते नहीं है। अब केंद्र पर बल रेखा अगर बाहर आती हुई है, बाहर मतलब हमारी ओर आती हुई है, हम प्रेक्षक हैं, तो प्रेक्षक की ओर आता हुआ जो तीर का चिन्ह होगा, उस तीर का चिन्ह को डॉट के द्वारा ही बताएंगे जो हमारी ओर जस्ट आ रहा है, और हमसे दूर जाता हुआ जो तीर का चिन्ह रहेगा उसे व्यक्त करने का तरीका क्रॉस का ही होता है। तो ये हमारी ओर यानी कि बाहर की ओर आता हुआ फील्ड है, और ये अंदर की ओर जाता हुआ फील्ड है। तो इसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी कह देंगे कि यहां केंद्र पर फील्ड की दिशा ऐसे और यहां केंद्र फील्ड की दिशा ऐसे। तो वास्तव में अब इसका मैंने ये नहीं है ओनली कि इस तार के इस लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ओनली केंद्र पर ही है। हाँ, ये नियम केवल केंद्र के लिए था, बट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तो आसपास सभी जगह उत्पन्न होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां सब जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, जैसे एक छड़ चुंबक के हिसाब से बात करूं मैं, छड़ चुंबक का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं तो भी हम बता देते हैं कि छड़ चुंबक जो होती है ना, उसमें एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। और चुंबकीय बल रेखा जो प्रतिरूप होता है, उस चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप के हिसाब से बात करें तो एन ध्रुव से बल रेखाएं एस की ओर प्रवेश करती है, एन से बल रेखाएं एस में प्रवेश करती हुई होती है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप बनता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं छड़ चुंबक के लिए। मैंने कहा था कि चुंबकीय बल रेखाएं अलग से हेडिंग लगा के नहीं बताएंगे, जहां जैसी जरूरत होगी अलग अलग टाइम बताते रहेंगे। तो अब एक बात देखिए, आप चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहां पर आ रहा है, एक खास बिंदु आ रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद लूप, बंद वक्रों के रूप में होती है, इनका कोई प्रारंभिक अथवा अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो मैं एक बोल रहा हूं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, आप सुनेंगे, समझेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। छड़ चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं एन सिरे से प्रारंभ होती है और एस सिरे पर समाप्त हो जाती है। कथन सत्य अथवा असत्य? असत्य है, क्योंकि मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में कि एन सिरे से प्रारंभ होती है और एस पर समाप्त हो जाती है। और नहीं होता ऐसा, ना तो प्रारंभ हो रही ना समाप्त हुई, तो कंटिन्यू है। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, यहां पर ये एंड पॉइंट नहीं है, आखिरी बिंदु नहीं है बल रेखाओं का। इनका न कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, न कोई एंड पॉइंट है, न कोई शुरुआत बिंदु है, न कोई आखिरी बिंदु है। ये तो बंद वक्र के रूप में होते हैं। कौन? चुंबकीय बल रेखाएं। हाँ, यूं कह सकते हैं कि एन सिरे से बाहर निकल रही है और एस में प्रवेश कर रही है, इतना कह सकते हैं, ये सही है। लेकिन एन से शुरू हो रही है और एस पर समाप्त हो रही, ये कहना गलत होगा। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु था ये। तो वास्तव में यहां पर भी क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये डॉट मतलब बल रेखा बाहर आ रही है, तो बल रेखा यहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, इस पूरे हिस्से से बल रेखाएं बाहर निकलेगी। यहां पर बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो वास्तव में जिस हिस्से से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है वो एन ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, और जिसमें प्रवेश करती हैं वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो ये एक एन ध्रुव बनेगा और एक एस ध्रुव बनेगा। जैसे कि यहां बता रखा हमने कि ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आने की वजह से वो एन की तरह बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती है, इसलिए वो एस ध्रुव की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, एस ध्रुव कहलाएगा। और ये जो ध्रुव की बात हम कर रहे हैं ना, ध्रुव एक एक नहीं होता, अकेला ध्रुव कभी अस्तित्व में नहीं होता। चुंबक तो हमेशा दो ध्रुव के रूप में होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप जरा गौर कीजिएगा। मैं फिंगर घुमा रहा हूं, मैं, आप देखिए जो आपको दिख रहा है वो सोचिए, बोलिए कि मैं कैसे घुमा रहा हूं। बोलिए मैं कैसे घुमा रहा हूं इस फिंगर को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। शायद आप बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मैं बोल रहा हूं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं। जो आपको दिख रहा है आपको बस वो बोलना है। बोलो बोलो, क्या आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आप बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अरे क्लॉकवाइज। लेकिन सच क्या है? दोनों का ही सही है। जैसा आपको दिख रहे हैं आप बोल रहे हैं, जैसा मुझे दिख रहा है मैं बोल रहा हूं। मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है ये, लेकिन आप सामने बैठे हुए आपको एंटी क्लॉकवाइज ही नजर आएगा निश्चित रूप से।
तो ये बात ऐसे ही एक धारावाही लूप के लिए भी होती है। लूप में जो धारा बह रही है उस धारा को अगर प्रेक्षक एक तरफ से देखता है उसे क्लॉकवाइज नजर आती है, दूसरी साइड देखता तो उसे एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है। तो एक धारावाही लूप ही एन की भांति व्यवहार करेगा, जिधर से उसे एंटी क्लॉकवाइज दिखती है और जिधर उसे क्लॉकवाइज दिखती है वो एस ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। तो एक धारावाही लूप के अंदर दोनों ध्रुव मौजूद हैं, एक तरफ देखो तो एन ध्रुव, दूसरी तरफ देखो तो एस ध्रुव। यानी कि चुंबकीय जो धारावाही लूप होता है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। और आगे चल के इस बात को और प्रूव भी कर देंगे हम कि फिलहाल तो एन एस के आधार पर यहां भी एन एस है, यहां भी एक लूप के अंदर एन एस दोनों है, इसलिए द्विध्रुव बोला उस धारावाही लूप को। आगे चल के चुंबकीय बल रेखा प्रतिरूप के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र के मान के द्वारा भी उसको बता देंगे कि देखो दोनों का मान एक ही होता है, क्षण चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड का मान और लूप का मैग्नेटिक फील्ड का मान अक्ष के बिंदु पर एक समान होता है। इस बात को प्रूव कर देंगे फॉर्मूला वाइज भी। तो फिलहाल याद रखना है कि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है और चुंबकीय हमेशा द्विध्रुव के रूप में, अकेला ध्रुव के रूप में चुंबक नहीं होता, द्विध्रुव के रूप में होता है। एकल ध्रुव का तो अस्तित्व नहीं होता मैग्नेटिज्म के अंदर। और आगे बात कीजिए, यहां पर धारा एंटी क्लॉकवाइज बता रखी है। अच्छा एक बात देखिए, इन दोनों डायग्राम में पूरा वृत्त बना रखा था, प्रेक्षक हम थे, मतलब हमारी ओर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा थी, हमसे दूर की ओर दिशा थी, ऐसे बात कर पा रहे थे। यहां पर चपटा वृत्त के रूप में बना दिया, इसको वृत्त को चपटा कर दिया है। तो अब प्रेक्षक हम नहीं है, प्रेक्षक कोई और है। जब जब भी चपटा वृत्त के रूप में बनाया जाता है उसका मीनिंग ये होता है कि ये धारावाही लूप या धारावाही कुंडली कागज के तल या बोर्ड के तल के लंबवत है। और इसका प्रेक्षक, जैसा कि यहां चित्र में देख के आप बता सकते हैं इसका प्रेक्षक किधर होगा। निश्चित रूप से कई लोग सोच पा रहे इसका प्रेक्षक इधर की ओर होगा, यहां होगा प्रेक्षक या ऑब्जर्वर से हम कह सकते हैं, इधर प्रेक्षक है। पहचान क्या प्रेक्षक की, भले क्वेश्चन में नहीं दिया तब भी पहचान सकते हैं हम कि जिधर से लाइन आती हुई सेंटर तक पहुंचती नजर आती है या जिधर से केंद्र दिखता है लूप का कुंडली का, उधर प्रेक्षक माना जाता है। जैसे एक और डायग्राम बना दूं मैं, ये कोई चपटा लूप, मतलब बोर्ड के तल के लंबवत लूप है ये, और इसमें लाइन को ऐसे बनाया गया है। आप बता सकते हैं काफी आसानी से, बताओ इसमें प्रेक्षक किधर की ओर है, इधर की ओर प्रेक्षक होगा, ऑब्जर्वर होगा। इधर प्रेक्षक, जिधर से लाइन अक्ष वाली केंद्र तक पहुंचती नजर आती है उधर की ओर ही प्रेक्षक लिया जाता है। अब कुछ के मन में एक सवाल, सर कई बार क्वेश्चन में प्रेक्षक लिख भी तो देता है, सही बात है सर, प्रेक्षक लिख भी दिया जाए, जैसे सर ये वाला को डायग्राम बना दिया और इसमें लाइन तो ऐसे बना दी गई है और जो प्रेक्षक है वो प्रेक्षक यहां लिख दिया गया है, तो सर उस हालत में क्या करेंगे हम, यहां लिख दिया प्रेक्षक कि सर आपने तो बताया उसके अनुसार इधर हो रहा लेकिन यहां लिख दिया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस बात पे उसने ध्यान नहीं दिया एग्जामिनर ने, उसने बनाने वाले ने, आपने तो पूछने वाले ने, तो उसने तो यहां लिखा तो आप फिर उसी को प्रेफरेंस देकर लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये बेस्ट है कि जो लाइन है उसके द्वारा भी हम उसके द्वारा ही पता लगाया जाता है। ये जनरली नहीं दिया जाएगा, इसको इसके बारे में नॉलेज है वो नहीं देगा ऐसा। तो बात कर रहे थे हम यहां पर, इधर प्रेक्षक है, धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में उंगलियां मोड़ने पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर आता हुआ है। यानी कि हम चेक कर पा रहे हैं, जैसे ये बोर्ड के तल के लंबवत है ना, उंगलियां मैंने मोड़ा धारा की दिशा में, अंगूठा बाहर, मतलब ये बी की दिशा बता रहा है, तो बी यहां पर प्रेक्षक की ओर है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये बात तो पहले भी कहा था कि जब जब भी एंटी क्लॉकवाइज धारा किसी लूप में होती है तो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा प्रेक्षक की ओर होती है। आप चाहते इससे पहले वाले में भी तो चेक किया था ना अपन ने कि एंटी क्लॉकवाइज अगर धारा है तो प्रेक्षक की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज धारा है तो प्रेक्षक की ओर मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है एकदम ये। अब जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि इधर से बल रेखाएं बाहर निकल रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर निकलती हुई यहां पर है, तो ये बल रेखाएं बाहर निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं इधर प्रवेश करती हुई है, ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है और ये चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार से बाहर निकलती हुई प्रवेश करती हुई चुंबकीय बल रेखाएं ये बता रही है कि इधर एन ध्रुव है, इधर की ओर एस ध्रुव बनेगा, तो आपस चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, एक लूप धारावाही और चुंबकीय द्विध्रुव ये है। और आगे बात बढ़ाते हैं और समझते हैं इन बातों को। 3 बिंदु बता रखे हैं यहां पर हमने, 1, 2 और 3। इन तीनों बिंदुओं पर इस धारावाही लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बतानी है कि यहाँ डॉट है या क्रॉस है, यहाँ डॉट है या क्रॉस, डॉट या क्रॉस की फॉर्म में आपको सोचना बताना, बताइए यहाँ दिशा क्या, डॉट या क्रॉस। तो यहाँ तो मैक्सिमम लोग बता पाते हैं कि यहाँ तो दिशा
डॉट ही होगी, पक्की बात है, सही भी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहाँ क्या होगी, डॉट या क्रॉस? कुछ लोग करें सर आपने बताया ना डॉट, तो धारा की दिशा उंगलियां मोड़ लिया हमने, फिर तो क्या डॉट 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 कर दो सब जगह। ऐसा नहीं है, ये जो धारा की दिशा उंगलियां मोड़ने वाला कंसेप्ट है ना, ये केवल केंद्र के लिए सूचना देता है, हर जगह लिए नहीं है। तो बाकी अन्य जगह पे पता लगाना है, फिर तो आप वो लगाओ, दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे एक एक अल्पांश के लिए ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहां ज्ञात करना है तो ये अल्पांश के कारण देखो, आप धारा की दिशा में अंगूठा रखा अंदर की ओर। अब कोई सोचे सर ये अंदर बताया ना आपने, तो सर धारा की दिशा अंगूठा, और इधर ये बाहर की ओर, यहां बाहर आ रहा है, इसकी वजह से बाहर, तो इसकी वजह से अंदर भी आएगा। देखिए आप अंगूठा रखा धारा की दिशा में, हथेली को ओपन किया, फील्ड अंदर की ओर। अब क्या करें सर, इसका मान है या इसका मान है, यहां पर दोनों का अलग अलग आ रहा है। अरे जो पास में है ना उसका मानना है, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इस नजदीक वाले का मतलब इसकी वजह से अंदर। तो एक तरीका तो ये हुआ कहने का कि यहां पर फील्ड क्रॉस आया है और यहां पर भी फील्ड क्रॉस ही आएगा, इस तरह से। तो एक तो जानने का तरीका ये हुआ। थोड़ा और समझे अलग ढंग से, कैसे समझा जाए? अभी कहा ना हमने कि जो एंटी क्लॉकवाइज है तो बल रेखाएं बाहर निकलती हैं यहां से, तो यहां बल रेखाएं बाहर निकली, मतलब सब जगह यहां तो आएगा डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड, सब जगह बल रेखाएं बाहर निकल रही इस हिस्से से। बाहर बल रेखाएं तो बंद लूप बनाती हैं, तो अंदर भी तो जाएंगी फिर ये बाहर निकल के। यहां से बल रेखाएं बाहर निकल के अंदर क्रॉस, यहां डॉट तो यहां क्रॉस, यहां डॉट तो यहां क्रॉस, तो बाहर के हिस्से में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला होगा। यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस, अंदर डॉट। कौन ज्यादा, डॉट ज्यादा है क्रॉस ज्यादा? डॉट ज्यादा है क्रॉस ज्यादा? क्योंकि वास्तव में क्या हो रहा है कि चुंबकीय बल रेखा यहां से बाहर निकल के यूं, जैसे ही कहा ना बल रेखा यूं जाके फिर यूं मिलेंगी, जाके यूं मिलेंगी, वापस बनाएगी तो बंद लूप ही है। तो ये यहां से निकल के यूं जाके फिर बंद लूप बना, ऐसे ऐसे इसके चारों ओर ये बल रेखाएं हैं। मैंने आपसे पूछा कि डॉट ज्यादा है क्रॉस ज्यादा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ गया। वास्तव में दोनों बराबर है, क्योंकि जो बल रेखा बाहर निकल रही है वो क्रॉस भी तो होगी ना। इस तरह से बल रेखाएं हमेशा बंद लूप के रूप में होने से जितने डॉट उतने क्रॉस। मैंने गिन के नहीं बनाए यहां पर, इसलिए काउंट करने मत लग जाए इनको, सर ये ज्यादा वो कम है। कंसेप्ट है कि जो बल रेखाएं बाहर निकलेगी वो प्रवेश भी करेंगी पृष्ठ के अंदर, तो डॉट और क्रॉस की नंबर बराबर रहेगा। और इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, हर बार क्लास में इसका जिक्र करता हूं, हर बार बताता हूं इसके बारे में। एक बार पहले IIT एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, और इस साल ये जो जनवरी टाइम था जेईई मेन का, उसके अंदर 2020 के अंदर फिर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बेस्ट क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था उसमें यह बोला गया था कि XY तल में एक वृत्ताकार लूप रखा हुआ है, धारा उसमें प्रवाहित है, तो संपूर्ण XY तल से पारित चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण XY तल से पारित फ्लक्स, जैसे कि संपूर्ण बोर्ड है, बहुत बड़ा तल है कोई एक XY तल, उसका फ्लक्स पूछा गया। निश्चित रूप से जो हिस्सा उस तल का लूप के अंदर है उससे तो डॉट वाला फ्लक्स है, बाकी जो भी हिस्सा बाहर दूर दूर तक उन सब से क्रॉस वाला ही, मतलब अंदर वाला ही फील्ड होगा। तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, टोटल मिला के 0 होगा। तो हमेशा उस कंप्लीट XY प्लेन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान 0 आएगा, 0 आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हम जान रहे थे, बल रेखाओं के प्रतिरूप के आधार पर दिशा वगैरह ज्ञात की, समझी हमने। अब मुख्य रूप से जो मान है ना मैग्नेटिक फील्ड का, उस पर आते हैं। वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, उसी को जानने वाले हैं। तो यहीं से हमारा BSL के जो एप्लीकेशन है बायोसॉर्ट के नियम के वृत्तीय धारा के लिए वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वृत्त के कारण मैग्नेटिक फील्ड को अध्ययन करना केंद्र पर, तो सीधे तार का जानते हैं, हम सीधे तार को ढूंढे, यहां तो मिलेगा नहीं, केवल एक ही सहारा, वो है बायोसावर्ट का नियम BSL, उसके द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ज्ञात कर पाएंगे अब तो हम। तो बायोसावर्ट के नियम की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बायोसावर्ट का नियम मैथमेटिकल फॉर्म जानते हैं ना, मैथमेटिकल फॉर्म क्या था, ये था भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसमें आवश्यकता है साइन थीटा की, महत्वपूर्ण आवश्यकता। और बायोसावर्ट का नियम में बताया था हमने, थीटा कौन सा कोण होता है, धारा अल्पांश सदिश एवं आर वेक्टर के बीच का कोण होता है। और आर वेक्टर कहां से कहां होता था, धारा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की ओर। ये तो ले लिया मैंने धारा अल्पांश, इसमें धारा ये आई है,
और इसकी लंबाई dl है, आइडियल वेक्टर बन गया है। और इससे प्रेक्षण बिंदु की ओर जाने वाला जो तीर है ये आर वेक्टर का काम करेगा। तो इन दोनों सदिश, ये वाला सदिश आइडियल वाला और आर वेक्टर, इनके बीच कोण है 90 डिग्री का। तो आइडियल वेक्टर एवं आर वेक्टर के बीच कोण 90 डिग्री होने की वजह से sin 90 की वैल्यू पुट करते 1 हो जाएगी। तो वैसे और जगह पे देखा जाए, यहां को अल्पांश लिया जाए, उसमें धारा की दिशा ये, तो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर जो बनेगा उनके बीच कोण फिर से 90 डिग्री। ऐसे हर जगह, या धारा अल्पांश ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, उनके बीच कोण सब जगह 90 डिग्री आएगा। तो सबके बीच कोण 90 डिग्री आएगा। तो इसे कई सारे अल्पांश से मिलकर बना हुआ जब कंसिडर करेंगे ना हम, तो हमें क्या करना, क्या चेक किया कि धारा की दिशा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड केंद्र पे तो ज्ञात करना। सपोज केंद्र बिंदु ये O है, तो हर एक अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर मिल रहा है हमें, प्रत्येक अल्पांश के कारण से। तो प्रत्येक अल्पांश का मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की ओर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं सबकी दिशा समान है, हर एक का अल्पांश है, तो अल्प फील्ड dB। मैग्नेटिक फील्ड तो सदिश राशि है। सदिशों को हल करने के लिए हमें उनके परिमाणों को जोड़ना होता, दिशा समान हो तब। तो यहां पर सबकी दिशा समान है, हर एक का मान dB। तो dB प्लस dB प्लस dB प्लस dB प्लस dB प्लस, कंटिन्यू एडिशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन प्रोसेस हमें काम में लेना होगा और समाकलन के द्वारा इसको हल करेंगे। हमने कहा था जब जब भी समाकलन काम में लेंगे तब 2-3 स्टेप मुख्य रूप से हैं, उनके द्वारा हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला एक अल्पांश माना जाता है, जो ज्ञात कर रहे हैं उससे पहले अल्पांश के लिखा जाता है, फिर देखते हैं उस अल्पांश के द्वारा जो लिखा गया है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड मुझे ज्ञात करना, अल्पांश के लिखूंगा मैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड अल्पांश के लिखा उसमें 2-2 वेरिएबल तो नहीं आ गए। अगर 2 वेरिएबल आ जाते हैं तब सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक है तो कोई दिक्कत है नहीं, उसके बाद फिर प्रॉपर लिमिट लगाते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, काम आसान हो जाता है फिर। तो यहां पर सबसे पहले अल्पांश के लिए लिखा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मान, और इसमें साइन थीटा का मान रख देंगे हम, 1 sin 91 हो जाएगा। तो dB का जो मान है μ0/4π IDL/r², ये रिलेशन ये बच रहा ओनली, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसमें वेरिएबल कौन है, μ0/4π कांस्टेंट, दूरी जो r त्रिज्या वो फिक्स है, I फिक्स है, dl ही तो बचा है, तो dl का इंटीग्रेशन होगा ओनली। मतलब dl 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 पूरे लूप के लिए, मतलब 0 से 2πr लिमिट लगा दूंगा मैं dl की, तो 2πr के बराबर उसकी लंबाई होगी। तो वैल्यू पुट करते ही, मतलब μ0/4π r², ये था, dl का इंटीग्रेशन 0 से 2πr है, इससे मुझे मिलता है b। तो यहां पर पुट करके दिखाता हूं आपको, μ0I/4πr², ये था ना, ये वाला, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2πr, पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, μ0I/2r, ये आ गया b। कहां पर, सेंटर पर। तो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का मान μ0I/2r, किसके, इस लूप के कारण। अब ये तो एक लूप के लिए आ गया। एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला की तरह इसको याद रखें आप, को डेरिवेशन के लिए नहीं लिखा है, रिजल्ट यूजफुल है, क्वेश्चन सोल्व करने में रिजल्ट काम आता है, तो इसे याद रखेंगे तो आसान काम रहेगा। क्वेश्चन धारा का मान दिया हो, त्रिज्या दिया हो सकता कभी कभी डायरेक्ट में त्रिज्या न दिया हो, त्रिज्या ना दे करके हमें तार की लंबाई दे दी जाए, पूरे तार की लंबाई, तो जब वृत्तीय लूप होता है तो तार की लंबाई क्या होती है, L बराबर 2πr, तो उसके द्वारा हम r ज्ञात कर सकते हैं और फिर रखो मान, सोल्व कर लो। एक और बात, यहां फिलहाल एक लूप है, अगर मैं एक और लूप ऐसा का इसके ऊपर रख दूं, समान दिशा में धारा इसमें प्रवाहित कर दूं, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड की दिशा समान होगी, दोनों का परिमाण भी समान, दिशा भी समान, एक जोड़ देंगे डबल हो जाएगा। एक और लूप हो, ट्रिपल, 3 गुना। अगर n घेरे हो, एक के बाद एक घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, 4 घेरा, n घेरे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी n गुना हो जाएगा। कितने गुना, n गुना। तो फिर वो जो ज्यामिति बन रही है कि n घेरा बना दी यहां पर, तो उसे कहते हैं हम n घेरों वाली समतल वृत्तीय कुंडली या n घेरों वाली कुंडली। समतल वृत्तीय कुंडली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ही तल में होती है, उसमें लंबाई नहीं कंसिडर की जाती, थोड़ी बहुत थिकनेस उसमें होती है, उसको नगण्य मान लेते हैं। मतलब एक ही जगह पर पतले तार से घेरे बना दिए जाते हैं और लंबाई नहीं होती है, सभी घेरों की त्रिज्या समान मानी जाती है, n घेरे हैं तो n गुना मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है।
तो संख्या n हो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते रहते हैं। और इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि b प्रोपोर्शनल n होता है, b प्रोपोर्शनल i होता है, b प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, और भी बन जाते वो सब समझेंगे हम। जैसे क्वेश्चन बोले कि n दुगना तो b दुगना, i दुगना तो b दुगना, r दुगना तो b आधा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपसे पूछे n दुगना, i दुगना, r दुगना, बोलो b कितना? n दुगना, i दुगना, r दुगना, तो दुगना से दुगना कैंसिल, 2 गुना बचेगा ओनली। ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। एक वृत्तीय लूप, तार की लंबाई दे रखी है 4 पाई m, लंबे तार से निमित्त लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई दी है, लूप का मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी तो पढ़ा हमने, क्या था फॉर्मूला? केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड वृत्तीय लूप के म्यू नॉट आई अपॉन 2r। धारा आई है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? L बराबर 2 पाई r से हम ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, L बराबर 2 पाई r। L का वैल्यू दे रखा 4 पाई, 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, तो r की वैल्यू आ गया 2। r की वैल्यू 2 आते ही बस यहां पुट कर दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन की बात हो रही है, कुंडलिया वाली बात है। तो दो संकेंद्रीय एवं समतल वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है। दोनों कुंडली में धारा I विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो केंद्र परिणाम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कुंडली की बात हो रही है, दोनों में धारा I, इसमें भी I है, इसमें भी I है। इसको सपोज नंबर 1 बोला, इसको सपोज नंबर 2 बोला। क्या ज्ञात करना? मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है केंद्र पर। मैग्नेटिक फील्ड सदिश राशि है, सदिशों को हल करने के लिए क्या करते हैं? दिशा के आधार पर परिमाणों को हल किया जाता है। दिशा समान हो तो परिमाणों को जोड़ देते हैं, विपरीत हो तो घटाते हैं, अन्य कोण तो कोण के हिसाब से हल करते हैं। पहला काम है दिशा ज्ञात करना। तो 1 के कारण O पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ा, थंब बाहर की ओर, तो दिशा बाहर की ओर आ गई, डॉट। 2 के कारण उंगलियां मोड़ा, थंब अंदर, तो विपरीत दिशा आ गई, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यहां पर आएगा B1 माइनस B2 करना पड़ेगा मुझे। अब B1 क्या है? R1 त्रिज्या वाला था, B2 कौन है? R2 त्रिज्या वाला है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R1 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2R2। इसके बाद अब तो काम सिंपल ही बचा, अब तो वैल्यू पुट करना है, इन त्रिज्याओं का मान रखना है 10 और 20 सेंटीमीटर, हल करते जाना है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 तो कॉमन आ गया है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 का मान 10 सेंटीमीटर था, 10/100 हो गया, 20/100 हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 10 माइनस 5 कितना बचा? 5, 5/2 म्यू नॉट I आ गया। इस तरह से ये आंसर आ गया। और इसमें खास बात और है कि अगर दोनों कुंडलियों का मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण समान होता, बताओ केंद्र पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता? 0। क्वेश्चन हमसे ये कह सकता है कि दो कुंडलियां हैं, प्रत्येक कुंडलियां, और उनके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है। शुरुआत क्वेश्चन ऐसे करी, तो हम क्या करेंगे? दोनों कुंडलियों का मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे, B1 बराबर B2। कब? जब हमसे बोले अगर नेट फील्ड केंद्र पर 0 है तब। मतलब दूसरा क्वेश्चन का हिंट बताया मैंने, इसमें काम नहीं आ रहा है। फिर तो दोनों कुंडलियों में जो डेटा, उसमें एक अननोन रहेगा। क्वेश्चन कहेगा कि R1 इतना है, I1 इतना है, R2 इतना, बोलो I2 कितना, तो वो मान रखेंगे, एक अज्ञात रहेगा, हल कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम आते हैं, पर लॉजिक यही है, इसलिए हमने हिंट दे दिया उसका ओनली। परस्पर लंबवत कुंडलियां हैं, तो लंबवत कुंडलियां होने के केस में क्या रहेगा कि जब दोनों कुंडलियां एक ही तल में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी एक लाइन में आ जाएगी, और तल जब लंबवत हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड भी लंबवत आएगा। कैसे? ऐसे जरा देखिए, इसको मैंने कुंडली नंबर 1 बोला, तो इस 1 का मैग्नेटिक फील्ड कौन सा रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है कुंडली के खुद के तल के लंबवत। खुद का तल कौन सा? 1 का, ये वाला है। चपटा वृत्त है, बोर्ड का तल के लंबवत कुंडली ऐसा रखी हुई है 1 वाली, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे? तल के लंबवत दिशा, यानी कि ये दिशा रहेगी। तो ये 1 के लिए, मतलब ये वाला B1 बन गया यहां पे ये। इसके बात करें, ये इसको नंबर 2 मैंने बोल दिया कि नंबर 2 कुंडली है, तो इस कुंडली के लिए क्या कर सकता हूं मैं
कि ये कुंडली है, चपटा वृत्त है ना, बोर्ड के तल के लंबवत रखी हुई है, और केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड होता है कुंडली के खुद के तल के लंबवत दिशा, ये दिशा होगी, यानी कि ये हो गया 2 वाला। हालांकि दोनों कुंडली एक जैसी तो परिमाण समान रहेगा, तो इसका परिमाण भी b, इसका परिमाण भी b होगा, दोनों का परिमाण समान। तो दोनों का परिमाण समान है, दोनों का केंद्र कॉमन एक ही केंद्र है, मतलब एक कुंडली में दूसरी कुंडली रखी गई है, संकेंद्री रखी गई है, दोनों परस्पर लंबवत है, ऐसे ढंग से रखी गई है। तो इस तरह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब तो बड़े आराम से कर सकते हैं ना, बी और बी परस्पर लंबवत, तो √2b तो आएगा। तो सिंपल वेक्टर कंसेप्ट से आप जानते हैं, आसानी से कह सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसमें भी कह देता है कि दो कुंडलियां परस्पर अगर लंबवत हैं तो उनके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एवं एक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करो। मतलब हमसे क्या पूछता है वो क्वेश्चन कि केंद्र पर बी नेट और बी सेंटर ऑफ वन कॉइल, ये पूछता है हमसे, अनुपात पूछता है इसका। तो क्या अनुपात आ जाएगा? √2 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो आ गया है √2b और इसका आ गया b, इसे भी कैंसिल आ गया √2:1। तो ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि √2:1। तो दूसरा क्वेश्चन का एंड दिया मैंने साथ साथ यहां पर, इसका आंसर तो आ गया √2b, ये रहा इसका आंसर, तो √2b था। अगला क्वेश्चन, 3 घेरों वाली कुंडली को चालक तार से निर्मित किया गया है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, समान लंबाई के तार से। खास बात क्या है इसमें? समान लंबाई का तार, लंबाई नियत है। 9 घेरों वाली कुंडली निर्मित की जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना? तो अब यहां पर वैसे तो हम क्या जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके लिए हम जानते हैं कि B = μ0 Ni/2r, ये क्या देते हैं? तो कह देते हैं कि n ज्यादा तो b ज्यादा, सामान्यतः बात। देखिए b प्रोपोर्शनल टू जो n की बात करते हैं ना हम, वो तब है जबकि I एवं R नियत हो। यहां पर धारा समान है लेकिन R समान नहीं बोला है, बल्कि सूचना से पता लग रहा है कि R बदलेगा। माना कि हमारे पास 1 मीटर लंबा तार है, उससे पहले एक घेरा बनाया, उसी तार से 3 घेरे बनाए, तो छोटे बनेंगे बड़े बनेंगे? अरे छोटे बनेंगे ना, तो त्रिज्या भी कम हो गई है, कहने का मतलब भले 3 घेरे आपसे बोल दिया, त्रिज्या नहीं बोला, त्रिज्या चेंज हो गई है, मतलब आप डायरेक्ट 20 समानुपाती n काम में नहीं ले सकते इस केस के अंदर, तो यहां ये काम नहीं आएगा। तो क्या करना होगा कि b प्रोपोर्शन n/r काम आएगा, तो r को भी शामिल करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, r भी शामिल करना, मतलब यहां पर b प्रोपोर्शन n/r लेना पड़ेगा। ये आपका सही है मामला, इसे लेना पड़ेगा। ओनली n से काम नहीं चलेगा, r जब नियत होता तो आप 20 समानुपाती n ले लेते। तो बस इसके बाद अब क्या करना कि जो नियत लंबाई का तार बोला ना, वो कंसेप्ट काम में लेंगे। तार की लंबाई क्या होती है? L = n × 2πr। क्यों? क्योंकि अगर एक घेरा होता तो यहां n का वैल्यू 1 होता, 2 होते तो 2 × 2πr। कुंडली के लिए 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, n घेरा है यहां पर, तो पूरे तार की लंबाई n × 2πr। तो हम कह सकते हैं कि अगर r मुझे यहां से लिखना है तो फिर मैं लिख सकता हूं L/2π 1/n। तो इसमें L/2π ये तो क्या हो गया? नियत हो गया। तो L/2π नियत है, बचा क्या? 1/n। तो r प्रोपोर्शनल 1/n बचा, यानी कि r और n में इनवर्स रिलेशन है। ये खास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, यानी जितना ज्यादा n हम लेंगे r उतना ही कम हो जाएगा। तो यहां जो आपका रिलेशन था b प्रोपोर्शनल n, उसमें n तो n की जगह ही है, r की जगह 1/n रखते ही ये बन जाएगा n²। आप देख लीजिए यही हो रहा है यहां पर, b प्रोपोर्शनल n² आ रहा है रिजल्ट। मतलब कंसेप्ट तो यही है, r की जगह 1/n रखा हमने, तो ये रिजल्ट यूजफुल रिजल्ट है, आप सीधा काम में इसे ले सकते हैं। कब? जब तार की लंबाई Lw = नियत हो, तभी काम में लेना, अदरवाइज काम में नहीं लेना है। यह भी हिदायत दी जाती है कि तार की लंबाई नियत है, समान लंबाई का तार, जैसे क्वेश्चन में बोला था अभी, वैसे इंफॉर्मेशन दिया हो तभी ये डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, लैंग्वेज आप सुने समझे। एक कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड B है, अगर कुंडली में घेरों को दुगना कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो कुंडली में घेरे दुगने करने को बोला है और कुछ नहीं बोला,
तो जो नहीं बोला, ऐसा कोई सूचना नहीं इसमें कि त्रिज्या चेंज होने की बात की जाए, तो त्रिज्या को नियत माना जाएगा। यानी कि घेरे दुगने बोले ना, तो दुगने के हिसाब से बी दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन के घेरे 4 गुने कर दिए, 4 गुना हो जाएगा बी का। क्वेश्चन के कि एक कुंडली के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है, अगर तार की लंबाई को समान रखते हुए घेरों को दुगना कर दिया जाए तो अब फील्ड कितना। तो तार की लंबाई समान बोला ना, ये कंसेप्ट काम आएगा। घेरे दुगने तो 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहां जो था उसके अनुसार हमने घेरों को 3 गुना किया था, इसलिए पहले 3 घेरे थे, बाद में 9 कर दिए, 3 गुना घेरे की, इसलिए बी 3 गुना होने से 9 भी आंसर आ गया। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये लॉजिक बनेगा B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। यानी कि N2 कितना 9, N1 कितना 3, तो ये आ गया 9। तो B2 अपॉन B1 यानी कि B2 इज इक्वल टू 9B1। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ये दे दिया मैंने यहां पर कि कैसा है। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ को पता डायरेक्ट लिख सकते हैं या ये प्रोसेस बना दिया।